सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी नशरियात खेल का जुनून में मैं सलमान मिर्ज़ा आप सभी को खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, आज नीदरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मैच था और अफगानिस्तान ने कॉम्प्रीहेंसिवली ये मैच अपने नाम कर लिया है और इत्तेफाकिया तौर पर उनके भी पॉइंट्स अब 6 से ज़्यादा हो गए, यानी सेमीफाइनल की दौड़ में वो भी शामिल हो गए हैं। उनके 2 मैचेस बाकी बचे हैं और अगर उन्होंने दोनों मैचेस जीत लिए तो जनाब पाकिस्तान का भी पत्ता कट जाएगा और न्यूजीलैंड का पत्ता भी कट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपना डू एंड डाई मैच कल सुबह 10 बजे खेलेगा, न्यूजीलैंड से मध्य मुकाबिल होगा। जरा पहले पॉइंट्स टेबल देखेंगे, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी निकलकर सामने आ रही है। और आज काफी ज्यादा खबरें हैं और वो खबरें ये भी है कि शाहिद आफरीदी की चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ साहब से मुलाकात हुई, कई चीजें डिस्कस की गई। लेकिन अभी ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने आ चुका है। अफगानिस्तान सरप्राइजिंगली 5वें नंबर पर 8 पॉइंट के साथ मौजूद है। इंडिया टॉप पर है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। साउथ अफ्रीका भी सेमीफाइनल के लिए ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये 4 टीमें हैं जिसमें से 2 टीमें 3 और 4 तीसरा नंबर और चौथे नंबर की जगह बनाएंगी, जिसमें से एक अहम मैच जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल खेला जाएगा। और जनाब, कल जो ये मैच है इसमें बारिश की भी प्रेडिक्शन की गई है और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अगर बारिश हो जाती है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा और फिर पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए सफर अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन जनाब, उम्मीद बहाल रखनी चाहिए। होप ये की जा रही है कि 80 से ज्यादा मार्जिन रन से पाकिस्तान शिकस्त देगा न्यूजीलैंड को, अपना रन रेट बेहतर करेगा और उसके बाद पाकिस्तान के जो पॉइंट्स हैं वो भी 8 हो जाएंगे और रन रेट भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन आज मैच समरी देख लेते हैं। नीदरलैंड्स वर्सेस अफगानिस्तान, 179 रन नीदरलैंड ने बनाया। इनसे कुछ अच्छा खेलने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन आज इन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं किया और 180 का टारगेट अफगानिस्तान जिस तरह से चेस कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड को हराया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को हराया, इस तरह से ये 180 रन का टारगेट अफगानिस्तान के लिए बहुत ही एक मामूली टारगेट था और उन्होंने बहुत आसानी से जनाब इसको हासिल भी कर लिया। सिर्फ 31 ओवर में बड़ा अच्छा रन रेट उन्होंने बना के रखा है। अच्छा जनाब, अब अपने मैच की बात कर लेते हैं। हमारी दिल की धड़कनें जो है वो कल के मैच के लिए काफी ज्यादा तेज होती चली जा रही हैं। कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा। शादाब आज प्रैक्टिस करने के लिए आए लेकिन ऑफ कलर नजर आए, 3 बॉलें कराई, उसके बाद उनके नेक में दर्द हुआ, उनको फिर वहां से ऑफ फील्ड कर दिया गया। तो शादाब, अब ये कहा जाए तो यकीनी तौर पर ज्यादा बेहतर हो सकता है कि अब वो शायद वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। उनकी इंजरी भी हुई थी और आईसीसी इस तरह की इंजरीज को काफी ज्यादा सीरियस लेता है। इजाज वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद है, जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। इजाज भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। सलमान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है। सर ये बताइएगा, कल 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हम जा रहे हैं या फिर अबरार को शामिल कर रहे हैं? शादाब के हवाले से फैसला हो चुका है? देखें, अभी 9 बजे के बुलेटिन में बोल न्यूज़ ने अपने नाजरीन को ये ब्रेकिंग न्यूज़ दिया है कि पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि कल 4 फास्ट बॉलर्स के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरने जा रहा है इस अहम मैच के लिए। क्योंकि आज हसन अली जो थे उन्होंने नेट्स के अंदर काफ़ी टाइम गुजारा और वो अच्छी बॉलिंग करते रहे। कप्तान बाबर आजम, टीम के जो डायरेक्टर हैं मिकी ऑर्थर, इसके अलावा हेड कोच ग्रांट ब्रैडमन, हमने इन सबको देखा कि इन्होंने एक बहुत तवील मीटिंग की, तकरीबन कोई 45 मिनट्स तक ये लोग ग्राउंड में, ये 4 लोग खड़े रहे और हसन अली को देखते रहे। हसन अली ने जिस तरीके से बॉलिंग की है नेट्स के अंदर, तो उसके बाद फिर शाम को ये हमारे ज़राए ने हमें कंफर्म किया है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में उसामा, नवाज और शादाब में से कोई ना कोई एक खेलता रहा, कभी 2 खेलते रहे। तो अब ये पहला जो है ना वो पाकिस्तान मैच खेलने जा रहा है जहां पर रेगुलर स्पिनर के बगैर पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। तो फिर बाहर किसको बिठाएंगे? ये आगा सलमान को बिठाएंगे या फिर उसामा मीर को बिठाएंगे? तो फिर 5वें बॉलर के लिए हमारी नजरें किसकी तरफ होंगी? इफ्तिखार की तरफ? देखें, सऊद भी गेंद करवा लेता है, इफ्तिखार भी, तो सावजरे 5 ओवर इफ्तिखार करेगा। अगर इफ्तिखार को मदद मिली, जरूरत पड़ी इफ्तिखार की, तो इफ्तिखार 10 भी ओवर करवा सकता है। फिर सलमान अली आगा भी 4 से 5 ओवर डाल सकते हैं। तो क्योंकि देखें सलमान, एक चीज तो क्योंकि हम सब लोग तनकीद भी करते चले आ रहे थे कि हमारे स्पिनर्स को वो मदद नहीं मिल रही, हमारे स्पिनर्स कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो थोड़ा सा चेंज। देखें, पाकिस्तानी टीम ने फखर को ड्रॉप किया था, अब्दुल्ला को लाए थे, वो अच्छा जा रहा है। इमाम को ड्रॉप किया, फखर को लाए,
उसने अच्छा स्कोर कर दिया है। तो जब भी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एक तर्ज की क्रिकेट खेलते हुए तो हम मैचेस हारते चले आ रहे थे। सो एक और दूसरा ओवरकास्ट कंडीशन है, क्योंकि मैच सुबह 10 बजे शुरू होना है और दोपहर तकरीबन 1 से लेकर 5 बजे के दरमियान 50 से 70% बारिश होने की पेशन गोई है। तो अगर बारिश होती है तो उसका फिर पाकिस्तान इसीलिए आज भी तो बड़ी ठीक-ठाक बारिश हुई है ना वहां पर? नहीं, सिर्फ 15 मिनट का एक स्पेल हुआ है, 15 मिनट का तेज स्पेल हुआ। न्यूजीलैंड जब ट्रेनिंग कर रहा था तो उनकी ट्रेनिंग मुतासर हुई है, तो ग्राउंड्स के ऊपर कवर आ गए थे, लेकिन जब हम लोग शाम को स्टेडियम से वापस निकले हैं तब कवर्स ऑफ कर दिए गए थे। और दूसरा ये जो चन्नास्वामी स्टेडियम है बेंगलोर का, इसका ड्रेन सिस्टम बड़ा अच्छा है, तो यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता ग्राउंड के अंदर, चाहे जितनी मर्जी देर बारिश होती रहे। तो इसका सिस्टम अच्छा है और फिर इनके पास वो सारे कवर्स भी हैं, क्योंकि इंडिया का जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो सेंटर है वो यही है इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर, जहाँ पर इन लोगों के प्लेयर्स और तैयार होते हैं। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप सिस्टम रखा हुआ है कि बारिशी पानी तंग नहीं करती। अब जितनी देर बारिश होगी तो मैच रुक जाएगा, लेकिन बारिश रुकने के आधे घंटे बाद यहाँ मैच शुरू हो सकता है। अच्छा एजाज भाई ये बताइएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये इसलिए हो रहा हूँ कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में हमने 2 मैचेस खेले, एक वर्सेस साउथ अफ्रीका एंड वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में हमारे जो बॉलर्स थे वो इतना ज्यादा एफर्ट करते हुए नजर नहीं, एफर्ट भी कर रहे होंगे लेकिन जाहिर सी बात है अफगानिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की थी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे जो पेसर्स थे उनकी कारकर्दगी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड का पुराना मैच देखें, लास्ट मैच देखें, तो वो महाराज ने 4 विकेटें ली थी जिसने डेंट डाला था। तो हमने सामने वाले की वीकनेस पर अटैक करने की कोशिश नहीं की, 4 पेसर्स को खिलाएंगे। सलमान, मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि हमने चेन्नई में 2 मैचेस खेले थे, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के अगेंस्ट। जी। यहाँ बेंगलोर चन्नास्वामी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेला था। ठीक है। जहाँ 259 रन की ऑस्ट्रेलिया ने ओपनिंग पार्टनरशिप की थी और हमारे बॉलर्स को मार पड़ी थी अच्छी खासी, और पाकिस्तान को 19 छक्के लगे थे वहाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में। कल उसी सेम वेन्यू पे मैच होने जा रहा है। तो देखें, फास्ट बॉलर्स का उनको कोई खास मदद भी नहीं मिली है, लेकिन अब क्योंकि बाबर के पास ऑप्शन और कोई नहीं था तो इसलिए वो एक नफसियाती बर्तरी लेने के लिए भी, और दूसरा पाकिस्तान ने क्योंकि विकेटें लेनी है। आज मिकी ऑर्थर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे हारिस का स्पेशली सवाल हुआ तो मिकी ने कहा कि हमें मालूम है कि उसको कोई खास मदद नहीं मिल रही है, बट वो विकेट टेकिंग बॉलर है और हमें आउट करना है हरीफ टीम को, तो इसीलिए हम अपने वो तमाम ऑप्शंस को यूज करेंगे ताकि हमें विकेटें मिले। ठीक है। अच्छा, नादरा मुश्ताक साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनसे जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नादरा, सीम्स लाइक पाकिस्तान कल 4 पेसर्स के साथ जा रहा है और उसके बाद फिर 2 रेगुलर स्पिनर्स तो आप नहीं कह सकते, पार्ट टाइम स्पिनर्स उनके साथ होंगे। इफ्तिखार जो कि पार्ट टाइम स्पिनर है लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शादाब नवाज से तो काफी ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, फिर एक आगा सलमान होंगे। इट इज अ गुड स्ट्रेटेजी, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, सबसे पहले तो ये आप सोचें कि वहां पर जो बारिश है वो 80% है। अभी एजाज ने बताया कि आज भी बारिश हुई थी काफी, और अब देखना ये होगा कि वहां पर क्या डीएल मेथड के थ्रू जाया जाएगा, तो वो तो बहुत टफ हो जाता है। अगर आप फर्स्ट बारी ले लेते हैं तब तो आप एक अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब डीएल मेथड में आपकी सेकंड इनिंग होती है तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाती है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, देखिए हम कह रहे हैं ना कि बारिश बहुत हो रही है, बहुत तेज बारिश और बहुत मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने जो एडवांसमेंट की है वो बहुत जबरदस्त की है, क्योंकि चिन्नास्वामी स्टेडियम वो स्टेडियम है जहां पर इन्होंने सब एयर सिस्टम जो है वो नस्ब किया था सन 2016 में, मतलब 7 साल पहले उन्होंने लगाया था। और ये सिस्टम ऐसा है जो कि 36% आपकी बारिश को कंट्रोल कर देता है, वो पानी जो है पूरा ड्रेन करके वो बाहर कर देता है और ड्राई कर देता है। विद इन 10 to 15 मिनट्स में आपका स्टेडियम ड्राई हो जाता है। तो अब ये भी कहना कि जी बारिश हो जाएगी तो ये होगा वो तमाम अफरूजात भी शायद दम तोड़ जाएं अगर वो सिस्टम को भी यूटिलाइज करेंगे तो, और करेंगे क्योंकि बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं तो वो भी करेंगे, उन्होंने लगाया किस लिए। तो उसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान को एक तो खेलने को मिलेगा, दूसरे ये कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के जो मैचेस हुए, अब ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच थोड़ी जो सन 2011 की एशियाई विकेट्स पे फर्स्ट टाइम खेल रहे थे, मतलब सन 2011 के बाद खेल रहे थे, और उन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के साथ जो मैच हुआ था उसकी बात कर रही हूँ, उन्होंने दोनों टीमों ने आमने सामने जो है सन 2019 के बाद वो आई नहीं थी ओडीआई के बाद। लेकिन पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड के साथ 19 में भी खेला, 21 में भी खेला, 22 में भी खेला, लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा जो है वो
भारी रहा है। अब ये सोच के आपको टीम नहीं उतरना है ग्राउंड में कि हमारे पास जो है बहुत तगड़ी टीम है, हमारी टीम जो है इस वक्त बहुत स्ट्रगल भी कर रही है, इस बात को मलूज़े खातिर रखना है। और यहाँ पर स्पिनर्स की बात है तो मुझे लगता है जैसे अभी इजाज ज्यादा बेहतर बता रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं कि जो 4 फास्ट बॉलर के साथ अगर उतरे तो फास्ट बॉलिंग ट्रैक अगर तो मेरे ख्याल से फास्ट बॉलर्स को ही मदद मिलेगी यहाँ पर। और अगर जरूरत पड़ी तो अगर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं तो उसामा मीर आपके पास हैं जो कि एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, प्लस आपके पास इफ्तिखार हैं जो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को उस हद तक मुश्किलात होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को वैसे पूरे सीरीज में ही मुश्किलात हो ही तो रही है मुस्तकिल, ये कॉम्बिनेशन आगे पीछे चल रहा है लेकिन कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट यही है। लेकिन पाकिस्तान ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस ग्राउंड के अंदर मैच खेला था तो फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा मार पड़ी थी और कंडीशन जाहिर सी बात है चेंज नहीं हो सकती हैं 3-4 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर या 1.5 हफ्ते के अंदर। फिर भी आप अबरार को ना लेकर आए और फिर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएं, उसके बाद जो 10 ओवर्स हैं वो आप रखें या तो आगा सलमान के लिए या फिर इफ्तिखार के लिए। वो 10 ओवर मैच नहीं तब्दील कर सकते नादरा। देखिए इस वक्त अबरार का तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बनता नहीं है, रेडिकुलस हो जाएगा, क्योंकि जब आपने पूरा टूर्नामेंट गुजार दिया जहां आपने छोटी टीमों के सामने उनको नहीं ले, अब तो वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। अब तो सिर्फ हमें एक आग का दरिया है और कूद के आना है, तो वहां पर देखना होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं। और आपने कहा कि जिस तरह पिटे थे हमारे फास्ट बॉलर्स, तो यकीनी तौर पर वहां पर हमारे जो मिकी आर्थर हैं और भी दूसरे कोचेस हैं डेफिनेटली वीडियो एनालिसिस तो करते हैं ना मैच से पहले, तो वीडियो एनालिसिस करके उन्होंने कुछ ना कुछ तो खामियां अपनी ढूंढी होंगी। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी टीम जो है अब वो वाली टीम तो नहीं है, ग्रेजुअली ये अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब वो वाले जो शेडो आ रहा था इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म का, वो भी हद तक जब आप जीत जाते हैं तो वो तमाम चीजें जो है खत्म हो जाती हैं। आज बड़ी अच्छी बातें की थी इफ्तिखार ने किसी को इंटरव्यू देते हुए कि जब हम बिरयानियां खा कर अगर जीतते हैं तो उसमें तो कोई कुछ कहता नहीं है कि हमने बिरयानी खा के जीते, और जब हम बिरयानी खा के हार जाए तो कहते हैं कि बिरयानी खा के हारे। लॉजिकल किस्म का ये स्टेटमेंट था। बिरयानी अगर आप वर्ल्ड कप जैसे मैचेस खेल रहे हैं तो फिर तो वही है ना। देखिए जब जीतते हैं तो हम सारी उनकी जो खामियां हैं नहीं तो हम करते हैं ना, हम खामियों पे पर्दा डाल देते हैं ना। हम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गए तो हमें लगा कि शायद ये टीम सबसे बेस्ट टीम है, लेकिन वो फाइनल में किस तरह से पहुंची थी ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर न्यूजीलैंड नहीं होता सेमीफाइनल में, लेट सपोज अगर भारत होता तो शायद हम उस तरह से नहीं खेलते। न्यूजीलैंड में हमारा एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी आता है जैसे साउथ अफ्रीका में आता है। बिल्कुल न्यूजीलैंड को आप लाइट तो नहीं ले सकते। देखें केन विलियमसन ने आज जो है बड़ी प्रैक्टिस भी की है ट्रेनिंग सेशन में, आज वो नजर भी आए हैं, हो सकता है कल वो आ जाएं तो। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड के जो इंजर्ड प्लेयर्स हैं आप उनको भी नजर में रखें कि भाई वो इंजर्ड है, लेकिन उनके पास जो बी प्लान के तहत जो प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि देखिए तमाम ही ममालिक जो है वो अपनी बी टीम जरूर तैयार रखते हैं। हम जो है अपनी बी टीम को इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, हमारी तो बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए हमें मुश्किलात का सामना होता है। तो मुझे लगता है मुकाबला जो है वो काफी अच्छा होगा। जाहिर सी बात है हारने के लिए तो न्यूजीलैंड भी नहीं आया, और न्यूजीलैंड के पास जो है अभी एक और चांस है जो कि वो आगे श्रीलंका के साथ खेलेंगे, तो उसमें तो डेफिनेटली श्रीलंका का जो हमने हाल देखा कल, दो विकेट्स गिर गई थी 3 रन्स पे, इस तरह 4 रन्स पे उनकी 3 विकेट्स गिरी, तो फिर श्रीलंका को आप नहीं देख सकते कि न्यूजीलैंड से वो जीतेगा। लेकिन न्यूजीलैंड चाहेगा कि वो सेमीफाइनल में जरूर जाए, क्योंकि वो टीम ऐसी है जो कि बाउंस बैक करती है। हाँ, मुझे लगता है फिटनेस मसाइल का बड़ा फिटनेस मसाइल ने उनको काफी ज्यादा घेर लिया। उनके जो मेन प्लेयर्स हैं वो भी मेन बॉलर्स हैं वो भी अनफिट नजर आ रहा है। नीशम भी अनफिट नजर आ रहा है। वेदर वो उनको सूट नहीं करता है। आप देखें इंग्लैंड के प्लेयर्स कितने ज्यादा एक तरह से बहुत ज्यादा फटीक हो गए, उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। न्यूजीलैंडर्स क्योंकि बहुत लंबे पीरियड के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनको यहाँ का वेदर जो है वो भी इरिटेट कर रहा होगा डेफिनेटली। और पाकिस्तान के लिए आपको क्या लगता है, पाकिस्तान को ऐसी कंडीशंस में ऑब्वियसली ये बैटिंग सूटेबल कंडीशंस होंगी और ये 300 350 ये बहुत आप समझ लें कि ये अचीवेबल भी होगा और टारगेट आपको इतना खड़ा करना चाहिए। हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी चेजिंग में अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन आखिर में आके शायद हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था 60 to 70% पाकिस्तान के पास चांसेस थे उस टारगेट को अचीव करना, वो 300 तक टच कर दे गए थे। अगर हम एंड तक खेलते रहते विकेट बचा के तो शायद हम उसको चेस कर लेते। न्यूजीलैंड जैसी टीम जो कि बहुत ज्यादा असाबी तौर पर मजबूत समझी जाती है, 350 का टारगेट उनके लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अचीव करना।
देखिए चेजिंग में तो मैं कह सकती हूँ कि चेजिंग में आपको बहुत ज्यादा मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन अगर आप जीतते हैं और बैटिंग करते हैं एज पर विकेट, ये तो वही बता सकते हैं, उसी वक्त ये सारे डिसीजंस होते हैं कि हमें बैटिंग करनी है कि हमें बॉलिंग करनी है, तो उस लिहाज से आप डिसाइड करेंगे। लेकिन हम चेजिंग बहुत अच्छी नहीं करते, हम चेजर्स अच्छे नहीं हैं, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप हमने टारगेट कौन से अच्छे रखे नादरा, ये भी तो है ना। सॉरी, हमने टारगेट कौन से अच्छे रखे, हमने तो पूरे ओवर ही नहीं खेले इस चक्कर में। देखिए वो तो एक डिफरेंट बात आ जाती है। यहाँ से अगर कनेक्ट करेंगे और भी आपके गेस्ट होंगे तो मैं इसी बात को कनेक्ट करूंगी थोड़ी देर के बाद जब आप दूसरे गेस्ट से मेरी तरफ आएंगे। नहीं, मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं अचीव कर रहे। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूं, इस बार वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने चेज अच्छा किया है अगेंस्ट श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा चेज कर रहे थे, एंड में आके हमारी विकेटें थोड़ी लड़खड़ा गई। लेकिन अगर हम सेटर टारगेट पे जाते हैं, हमने सबसे पहले देखा नीदरलैंड ने भी हमें टफ टाइम दिया था ठीक ठाक जब हम सेकंड बॉलिंग कर रहे थे। हमें भारत ने तो जाहिर सी बात है वाइट वॉश एक तरीके से बिल्कुल ही उन्होंने साइड लाइन लगा दिया था। पाकिस्तान जब पहले बैटिंग करने जाता है तो उनको ये कंफ्यूजन होती है कि हम 300 बनाए कि 350 बनाए, उस चक्कर में वो 250 भी नहीं बना पाते। लेकिन देखिए सारी चीजों क्या आपके दिल और दिमाग की, जब आप ग्राउंड के अंदर जाते हैं तो आपका माइंड क्या कहता है, आप क्या डिसीजंस लेते हैं, आपकी हिकमत अमली क्या होती है जिसे आप स्ट्रेटेजी कहते हैं, ये तमाम चीजें आपको प्लान आउट करनी होती हैं। वंस यू वन द टॉस, आप जब जीत लेते हैं तो उसके बाद आपकी तमाम प्लानिंग्स होती हैं कि जी अब हमें क्या करना है और हमें कितना टारगेट इनको देना होगा, क्योंकि सामने वाली टीम जो है वो चेजर बहुत अच्छी है। अगर वो 300 प्लस कर लेती है तो फिर आपका माइंडसेट जो होना चाहिए वो 300 प्लस तो होना चाहिए, ना कि आप माइंड बनाए कि मैं 200-250 बनाऊंगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर तो आप न्यूजीलैंड इतना अच्छा चेज नहीं, हमने अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ 280 से ऊपर बना लिए थे, उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत के साथ मजे ले लेके चेस किया था वो। जी नादरा, जी क्या करें आप? मैंने कहा हमने तो अफगानिस्तान के खिलाफ भी 280 रन बना लिए थे और हमने पूरी विकेटें भी गंवा दी थी अपनी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जब चेस किया था तो बड़े मजे लेके प्यार मोहब्बत के साथ उन्होंने चेस कर लिया था। पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग में शायद इस वक्त बहुत ज्यादा अब ट्रबल महसूस कर रहा है। पाकिस्तान आज से नहीं हमेशा से करता है, जब आप सेकंड इनिंग में जाते हैं तो पाकिस्तान के ये वाले देखिए ये वो लूप होल्स हैं, ये वो क्लॉजेस हैं जो कि पाकिस्तान को आप डोमेस्टिक की तरफ में आती हूँ कि आपको डोमेस्टिक सर्किट में इतनी ज्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 डेयर भी खेलने को मिलते हैं, 3 डेयर भी होते हैं खेलने को, तो उसमें ये तमाम जो खामियां हैं वो पूरी की जाती हैं। और खामियां जब ही पूरी होती हैं जब आपको कोई अच्छा सिस्टम में अच्छा कोच मिलता है, आपके मैचेस ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर एक खबर भी आपको दे दूं साथ ही साथ कि शाहिद अफरीदी की बड़ी बातें हो रही हैं कि वो चेयरमैन बनने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पे करेंगे हम जरा ब्रेक पे बात ना, इस पे जरा डिटेल में मुझे आपसे बात करनी है नादरा। साजिद साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया है, मैं जरा कल के मैच के वाले से पहले बात कर लेता हूँ। साजिद भाई, कल 4 पेसर्स के साथ जाने का फिलहाल खबर निकल कर आई है कि हम 4 पेसर्स के साथ जाएंगे, उसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, उसमें वसीम जूनियर होंगे, उसमें हारिस रऊफ होंगे और उसमें हसन होंगे। आपको लगता है ये एक अच्छा डिसीजन है? सलमान भाई, आपको और नाजरा मुश्ताक को सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर ये अच्छी बात है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट जो भी टीम खिलाए वो प्ले करे, ठीक है। दूसरा इक्का उनको इक्का ड्रॉप करने का सोच ही सकता है ना बाबर, इक्के जो कैरी कर रहा है उनको तो खिलाना ही खिलाना है, मगर जो कारकर्दगी हसन ने की है उस पर वो डिजर्व नहीं करता। मैं तो इसके फेवर में नहीं हूँ, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इसलिए फैसला कर रही है, आज सारे दिन पिच पे कवर दरारा कवर की वजह से जो वहां पर सूरत हाल है, जो बारिश की पेशिंग हुई है, अगर पाकिस्तान टॉस जीतेगा तो मेरे ज्यादा ख्याल है, मेरी अपनी नाकस राय है सलमान भाई, तो वो पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगा। कल तक हम बैटिंग की बात कर रहे थे तो इसलिए बैटिंग की बात कर रहे थे, बारिश दूर दूर तक नहीं थी। आज जिस तरह बारिश हुई है, जिस तरह पिच को कवर किया, डे मैच में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डे में टॉस, और टॉस पाकिस्तान जीत जाता है तो मैं समझता हूँ पहले बॉलिंग करने को तरजीह दीजिए। तो कल मैंने भी ये बात की थी पहले पाकिस्तान बैटिंग करे, क्योंकि पाकिस्तान को पिच जो कल थी डे की वो थोड़ा बैटिंग पैराडाइज लग रही थी, मगर जो वेदर है जिस तरह 70% 2 बजे के बाद बारिश होनी है तो मैच तो पूरा 7 घंटे होना है, तो ये तमाम चीजें अच्छी हैं, मगर ये चीज को बताना जरूरी है, बड़े दिल का खेल से खेलें और पॉजिटिव लें। मगर हारिस का मैं यहाँ पर फेवर में नहीं हूँ, हारिस के खिलाने का, तो हारिस को आप खिला रहे हैं, मगर यहाँ अगर नवाज को खिलाते तो ज्यादा बेहतर होता, मगर वही बात हो रही है कि लॉबी सिस्टम को तोड़ नहीं रही है। तो नवाज ने अभी तक किया है, आप फिर वही बात, हम फिर वही घुमा के लेकर आ जाते हैं, उनको बाहर उनकी कारकर्दगी पे किया था, फिर वो वापस क्यों लेकर आ? उससे अच्छा
अच्छा ये नहीं, अगर आपने ये वाइल्ड कार्ड खेलना है, आपने इतना बड़ा रिस्क लेना है, तो फिर अबरार को इन करें आप। देखिए अबरार के साथ तो मैंने कल भी ये बात की थी, अबरार को पता नहीं क्यों नहीं, क्या कौन सी ऐसी छटीज है, क्या किन की वजह से मिसबा छोड़ के चले गए, हफीज छोड़ के चले गए, क्या वो लोग पहले कह रहे थे अबरार को लो, और अबरार ट्रेवलिंग रिजर्व में है, और अबरार एक पाकिस्तान का करता धरता 37 से ज्यादा टेस्ट विकेट ले चुका है, और क्वालिटी बॉलर है, और क्वालिटी बॉलर ही खेल सकता है। और उसकी तरह उसकी बॉलिंग, जिस तरह नेट पे बॉलिंग कर रहा है ना, मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अच्छा, आज काफी ज्यादा बॉलिंग की है, आज काफी उनसे बॉलिंग करवाई है। मैं यही तो बता रहा हूँ सलमान भाई, जिस तरह उसने बॉलिंग की है, जो मेरे अपने जराए वहां बता रहे हैं, बहुत आला ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक शार्प ब्रेक कर रहा है। और अच्छी बात, सबसे अच्छी है सलमान, तू खुद एक क्रिकेटर हो और नादर सीनियर जर्नलिस्ट ये हमारे साथ मौजूद है, उसकी जो बॉल करने का स्पॉट है ना, लेग स्टंप पे नहीं है, मिडिल में बॉल करता है, फिर वो बैट्समैन खुद गलती करता है। तो ये चीज भी बताना जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाबर को यकीनी तौर पर थोड़ा सा डिसीजन ब्लेंड लेने पड़ेंगे, ठीक है। न्यूजीलैंड से आपको जीतने के लिए ब्लेंड डिसीजन ले और टीम सही सिलेक्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग मैच जिताएगी, बॉलिंग। अच्छा, बॉलिंग मैच जिताएगी, बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की है, लेकिन ये अगर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हम जाते हैं और 10 ओवर्स हम स्पेयर रखते हैं आगा सलमान के लिए और इफ्तिखार के लिए, 10 ओवर में न्यूजीलैंड जैसी टीम ना उसको फिर बहुत अच्छे तरीके से कैश करेगी, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है। आपको लगता है ऐसा? देखिए इफ्तिखार की शेप में अच्छी है, इफ्तिखार तेज से करता है। थोड़ा सा आज नेट पे सऊद शकील को भी मैंने बॉलिंग करते हुए देखा है, जो किसी ने मुझे बताया। सऊद शकील पार्ट टाइम बॉलर है, मगर उसको यूज नहीं दिया, कॉन्फिडेंस नहीं दिया। बहुत ज्यादती करते हैं, किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं देते। मगर इफ्तिखार टर्निंग पॉइंट होगा। इफ्तिखार जो है वो थोड़ा सा चैलेंज में बॉलिंग करता है, विकेटों में बॉलिंग करता है। आगा सलमान की मेरे पता नहीं है 100% फिट है नहीं फिट है, जिस तरह नेट पे बॉलिंग कर रहा है, उसके हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, तो 100% जिस उंगली से ब्रेक करता है ना, रेस स्पिनर है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो वहां पर उसका फिट होना बहुत जरूरी है। 100% पता नहीं वो फिट है क्या नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे नादरा ने किया ना, नादरा मुश्ताक की अपनी एक बड़ी चिड़िया है, शाहिद अफरीदी के हवाले से आगे चल के हम भी बताएंगे कि हमारी चिड़िया क्या कर रही है। चलें, मैं आपसे पूछूंगा आपकी खबर क्या है और नादरा मुश्ताक की खबर क्या है। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक लेंगे तो फिर जरा गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेलकम है जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात भी की है शाहिद खान आफरीदी ने, और उसके बाद कई कयास आराइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। क्या असल खबर है? नादरा मुश्ताक और साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नादरा, सबसे पहले बताइएगा क्या इतलात हैं, ये मुलाकात हुई है, किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है? चीफ सेलेक्टर तो रह चुके हैं एड हॉक बेसिस पर शाहिद आफरीदी, और उस वक्त सरफराज भी टीम के अंदर आए थे। कोई ओहदा मिल रहा है पीसीबी में? देखिए, शाहिद आफरीदी कभी भी बड़े ओहदे या चेयरमैनशिप के लिए कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहे। उनका हमेशा से एक मुतमई नजर है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो अच्छी हो जाए, लाइक अंडर 19, अंडर 16 पाकिस्तान है। इसके जो मैचेस का एक फुकदान है पाकिस्तान में नहीं हो पाते हैं, और पाकिस्तान में आपको पता है कि हम यानी अभी जो शाहिद ने देखा वर्ल्ड कप जो हो रहा है वो 50 ओवर्स भी हम कंप्लीट नहीं खेल रहे, तो इस पे उन्होंने बड़ी तशवीश का इजहार किया। और इसी जन में उन्होंने आज ज़का अशरफ से जो मुलाकात की उसमें उन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बात की है कि जो हमारे मैचेस बाहर के मुल्कों में नहीं होते, अंडर 19 की पहले टीमें जाती थी बाहर और अंडर 16 की जाती थी, अब बिल्कुल नहीं जाती हैं, तो लड़कों को पिचेस का आइडियाज नहीं है, इसीलिए वो फटीक हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, वो खेल नहीं पाते 50 ओवर्स। तो उन्होंने अपने ख्वाहिश का ये इजहार किया कि वो डोमेस्टिक को देखना चाहते हैं। डोमेस्टिक सर्किट जो चल रहा है वो इतना पायदार नहीं है, उसमें वो चाहते हैं एडवांसमेंट आए, जैसा मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है। तो उनको जो पोस्ट मिलेगी, अब मैं आपको ये बताऊं, जो उनको पोस्ट मिलेगी वो डेफिनेटली एनसीए की मिलेगी, जो कि डोमेस्टिक को सारा देखते हैं। तो वहां से नदीम खान साहब का हो सकता है कि जो वाइंड अप हो, तो शाहिद आफरीदी जो है वो टेक ओवर करके हेड हो जाएं। ये अब तक की मेरे पास इत्तला है। अब साजिद भाई बैठे हुए, साजिद भाई बताएंगे, लेकिन चेयरमैनशिप की ना उन्हें ऑफर आई है ना वो चेयरमैन बनेंगे। ठीक है साजिद भाई, आपके पास क्या इत्तला है? चीफ सेलेक्टर हैं, कोच हैं, पीसीबी चेयरमैन हैं, एनसीए में, किस में जा रहे हैं शाहिद आफरीदी?
जैसे मेरे कुलीग नादरा मुश्ताक एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिसने बात को जिस तरह बताया है, यकीनी तौर पर जो मेरे अप्रेजर आए हैं, मैंने कल ही सुबह आज मॉर्निंग में ये खबर ब्रेक की है जो शाहिद आफरीदी वजीर आजम साहब से मुलाकात हुई है और वजीर आजम साहब ने उनसे कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भागदौड़ आप संभालें, और भागदौड़ संभालने के लिए पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में वो नहीं आएंगे, ना वो कोच बनेंगे, पीसीबी के चेयरमैन बनेंगे। यकीनी तौर पर जो मेरे अपने जराए बताते हैं उनकी ख्वाहिश भी है, क्योंकि ये नेशनल क्रिकेट अकेडमी वगैरह तो वो मुश्ताक हैं, वो यूसुफ हैं, एक लॉबी काम कर रही है। सलमान नादरा भी जानती है लॉबी आ गई है, लॉबी नंबर ए यकीनी तौर पर जिस चैनल पे वो बैठते हैं बहुत ज्यादा एक्टिव है। फिर आपको पता है वहां पर काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, नेगेटिव, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर मेरे अपने जराए बताते हैं जो वजीर आजम साहब हैं उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शाहिद आफरीदी साहब बने, और जो मौजूदा चेयरमैन साहब है जब नादरा मुश्ताक साहब उनको फोन करती थी वो फोन नहीं उठा रहे, वो एक लॉबी के तहत आए हुए जिन्होंने उनको लगाया था ना सलमान भाई, जब उनसे वजीर आजम साहब ने बोला भाई मैं इनको कैसे नहीं हटाऊं, इनको तो अफगानिस्तान से ये मैच हार गए, तो उन्होंने कहा सर अफगानिस्तान से तो हार गए, तो अफगानिस्तान तो इंग्लैंड भी हार गई है, तो बात इससे क्रिकेट का मजाक हो रहा है। और दूसरी सलमान ये देखें पाकिस्तान के प्लेयर और पीसीबी चेयरमैन, पीसीबी एक पेज पे नहीं है, इससे सफर कौन हासिल कर रहा है, हमारी क्रिकेट सफर हासिल कर रही है, तो हम क्या इस तरह हम सोचेंगे ठीक है 4 या 5 तारीख को फैसला हो जाएगा, क्या तो नजम सेठी आएंगे, क्या शाहिद आफरीदी आएगा, ये यकीनी तौर पर, नहीं तो मैं एक और नाम लेता हूं डॉक्टर वकार मसूद जो साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है और इस मौजूदा हुकूमत बड़ी अहम ओहदे पे, अगर एक और ले लेता हूं अली तरीन साहब, यंग है, एक्टिव है, उनकी भी लॉबी चल रही है, तो ये चीज भी आपको बताना जरूरी है। और यकीनी तौर पर देखिए मुश्ताक का जो ताल्लुक है ना मुल्तान सुल्तान से, तो बहुत ही अच्छा खेलते हुए भी माइंड यूज करते थे, इंजी को चलाते थे, और दूसरी चीफ सेलेक्टर के हवाले से जिसे नादरा मुश्ताक ये बताएंगी, अब मोहम्मद वसीम से बातचीत चल गई है, क्या मोहम्मद वसीम दोबारा लैपटॉप चीफ सेलेक्टर आएंगे, तो ये तमाम चीजें क्रिकेट के हल्कों में अंडर टेबल बातें हो रही हैं। तो यकीनी तौर पर नदीम खान तो छोड़ के चले गए थे, जुनैद जियान इनको वापस बुला के लेके आए थे, जो पिछले क्रिकेट बोर्ड में उनके साथ हुआ था, वो पाकिस्तान छोड़ के वार्ड अप करके चले गए थे, फिर जुनैद खान ने उनको टिकट भेज के बुलाया, और नदीम खान जिस तरह जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं, तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में तो मैं समझता हूँ वो वहां पर रहेंगे और क्रिकेट की भागदौड़ में काम करने की कोशिश करते रहेंगे। मगर ये जरूर बताते चलो सलमान भाई, यकीनी तौर पर शाहिद आफरीदी आएगा तो चेयरमैन आएगा, ग्रासरूट लेवल का लफ्ज है, पेट भरने के लिए बात तो करनी पड़ती है, बात तो करेगा जाके, उसने बताना है ग्रासरूट लेवल पे मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, जिन क्रिकेटरों को जॉब नहीं मिल रहे, जो खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, भाई सबसे पहले आप डिपार्टमेंट खोलो ना यार, आप भी तो डिपार्टमेंट की पैदावार है, आपने भी अभी क्रिकेट खेली है, सारा साल आप क्रिकेट खेलते हैं, वो बात नहीं कर रहे, वो ये बात कर रहे हैं भाई। आप जब से बड़ी बात सलमान भाई, जब से चैनल आए ना, चैनल की लड़ाई हो गई है, और 90 के दौर के प्लेयर चैनल में बैठ के टीम बनाते भी हैं, टीम बिगाड़ते भी हैं। अच्छा चले मैं जरा इनसे भी ले लेता हूं इस हवाले से खबर। एजाज भाई आप तो खैर इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है, पता चल रहा है आपको पीसीबी के अंदर क्या कुछ हो रहा है? आज शाहिद खान आफरीदी ने मुलाकात की है, इस मुलाकात का पस मंजर तो सबको पता है, लेकिन मुस्तकबिल क्या होगा इस मुलाकात का? देखें बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल बनी हुई है मीडिया के ऊपर, लेकिन बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं ज़का अशरफ, उनको एक्सटेंशन मिल गई है। अच्छा, और ये पता नहीं हम अपडेटेड क्यों नहीं है। ये तो काफी वैसे भाई मैं बोलने वाला था काफी पहले की बात थी ये, लेकिन ऑफिशियल नहीं हो रहा था ये। ऑफिशियली भी, क्योंकि 4 तारीख को, कल 4 तारीख है, नोटिफिकेशन सस्पेंड होके तो 5 तारीख को नया नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अब क्योंकि आगे 2 वीकली ऑफ आ रही हैं, एक तो ज़का अशरफ को और वज़ीर आज़म जो निगरान है पाकिस्तान के, उन्होंने कह दिया है कि वर्ल्ड कप के दौरान ये गैर मुनासिब होगा कि हम लोग चेयरमैन पीसीबी को तब्दील करें। एक दूसरी बात यह है कि जो शाहिद आफरीदी साहब मिले हैं, वज़ीर आज़म को भी मिले हैं, और अब जो है वो ज़का अशरफ को भी आज मिले हैं। जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि शाहिद आफरीदी ने इंटरेस्ट शो किया है यंग प्लेयर्स की डेवलपमेंट के लिए। वो ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम करना चाहते हैं, ना वो चीफ सेलेक्टर के तौर पे काम करना चाहते हैं, वो यंग टीम के साथ काम करना चाहते हैं। ये शाहिद आफरीदी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। और हमारे यहाँ तो क्योंकि 2 दिन तक शाहिद आफरीदी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनाए गए थे, बड़े दिग्गज जर्नलिस्टों ने बाकायदा ट्विटर पे ट्वीट्स करके कहा था कि जी शाहिद आफरीदी चेयरमैन आ रहे हैं।
शाहिद अफरीदी का तो टेम्परामेंट, मैं सख्त बात नहीं करना चाह रहा, शाहिद अफरीदी का तो टेम्परामेंट है ही नहीं कि वो चेयरमैन या कोई पाकिस्तान टीम के कोच या वो चीफ सिलेक्टर के तौर पे भी आए। ये अच्छी बात है कि वो यंग प्लेयर्स के साथ काम करेंगे और हमें ज़रूरत भी है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला ये है और हमारे साबिक क्रिकेटर्स का कि हम लोग अंडर 19 के अंदर या अंडर 17 पे हम लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। सबको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की असाइनमेंट चाहिए। भारत ने राहुल द्रविड़ को तकरीबन 7 साल तक अंडर 19 के साथ रखा, फिर एनसीए में रखा, उसके बाद उसको हेड कोच। अब मेरे ख्याल से वीवीएस लक्ष्मण है ना अंडर 19 के साथ। मैं कंफर्म नहीं है मुझे वीवीएस लक्ष्मण का, लेकिन यह है कि उन्होंने अपना सेटअप बना दिया। अब इंडिया का सेटअप बहुत बेहतर हो चुका है उनका। हमारा सेटअप अभी भी बस हम 15 रुकनी या 25 प्लेयर्स का हमारा पूल है, ये तो नेचुरल टैलेंट की बुनियाद के ऊपर हम लेके आते हैं। हमने कभी किसी क्रिकेटर को ग्रोम ही नहीं किया है। हमारे क्रिकेटर्स का आलम ये है, मैं बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को जानता हूँ जो इस हद तक डिसअपॉइंटेड हैं कि वो रिटायरमेंट लेके कुछ तो चले गए अमेरिका में, जाकर उन्होंने जो है ना वो रिहाइश इख्तियार कर ली। बहुत सारे ऐसे हैं जो छोड़ना चाहते हैं। हम उनके साथ ना बात करते हैं, ना हम उनको कायल करते हैं। 28 साल की उम्र में वहाब और आमिर ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी थी, ठीक है, और मिसबाह और वकार यूनुस ने उनको वनडे और T20 में सेलेक्ट करना बंद कर दिया था। तो हमारे तो इस तरह के मसाइल हैं, तो हमारे क्रिकेटर्स के भी मसाइल हैं, बोर्ड के भी मसाइल हैं। हमारे तो पसंद नापसंद के मसाइल ज्यादा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, बट ये कि शायद अफरीदी अगर नीचे जाकर अंडर 17 अंडर 19 के साथ काम करते हैं तो कम से कम वो क्योंकि पाकिस्तान के एक सुपरस्टार हीरो के तौर पे उनको लेते हैं और लड़के उनसे इंस्पायर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे ये कहते हैं कि जी वो कोच अच्छे साबित होंगे, तो 21-22 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो क्रिकेट खेली है, तो वो आपके भी सामने है, वो मेरे भी सामने है कि एक गेंद के ऊपर छक्का लगाने के बाद अगली गेंद पे हमने फिर छक्का लगाने की कोशिश में कितने मैचेस शाहिद अफरीदी की जल्दबाजी की वजह से पाकिस्तान ने गंवाए हैं। सो उस तरह का टेम्परामेंट कम से कम मैं नहीं सपोर्ट करूंगा कि उनको इतनी कोई बड़ी असाइनमेंट मिलनी चाहिए। बट अंडर 19 में अगर आते हैं तो ये अच्छा है, क्योंकि यंग बच्चे उनसे इंस्पायर होके इस खेल के साथ जुड़ेंगे। ठीक है, चलें अब जरा कल के मैच की जरा दोबारा बात कर लेते हैं। साजिद भाई कल, अच्छा नादरा आप कुछ कह रही हैं, लेकिन आपका अनम्यूट कर दें पहले आपको। जी अब बोलिए। मैं वही बता रही हूँ कि उनकी जो बातचीत हुई है वो यही हुई है कि वो अंडर 16 अंडर 19 को ज्यादा फोकस कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इनके इंटरनेशनल टूर्स हों ताकि बच्चों में जो एक कॉन्फिडेंस जो उनका लैक करता है वो खत्म हो। यहाँ की विकेट्स पे वो खेलते हैं 200-200 400 रन बना लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो 50 ओवर्स भी नहीं खेल पाते। शाहिद अफरीदी का ये मौक़िफ़ था आज, उन्होंने यही कहा है। रही बात, वो बड़ी किसी सीट के लिए विलिंग है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी फाउंडेशन चला रहे हैं, उनके पास वैसी टाइम नहीं है। और वो इतनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी लेना बनाया गया था, तब भी उन्होंने कहा था कि मेरे पास मैं हमेशा के लिए नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है और मैं इस ओहदे के लिए अपनी जो एक्सपर्टीज है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, उसके टाइम को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। और रही बात इनकी चेयरमैनशिप की, तो ज़का अशरफ साहब को तो उन्होंने पीएम ने कह दिया कि ये वर्ल्ड कप के बाद चेंजेस होंगे, अभी नहीं है। और मोहम्मद वसीम को लाने के लिए इस वक्त एनसीए की लॉबी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हुई हुई है। दूसरी तरफ पीसीबी में नवीद अकरम चीमा साहब जो प्रीवियस मैनेजर थे, उनकी लॉबी दूसरे चीफ सेलेक्टर को लाने के लिए एक्टिव हुई हुई है। इस वक्त वहां पर जो है चीफ सेलेक्टर की जंग जारी है। ज़का अशरफ तो या नजम सेठी या आमिर सोहेल कोई भी आता है यहाँ पर चेयरमैन, तो वो तो गवर्नमेंट की सवाबदीद पर है, क्योंकि पीएम जो है वो हमारे पेट्रोन चीफ हैं। बिल्कुल जी। साजिद भाई दोबारा आते हैं, जरा कल के मैच के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये मसाइल तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी गालिबन इन तीन मसाइलों को देखती रहेगी। भारत ने अपना स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा बना लिया। अच्छा, हमारे भी जो कौमी हीरोज होते हैं वो फ्रंट पर लीड करना चाहते हैं, यानी कि चाहते हैं कि भाई इंटरनेशनली जो टीम जा रही है, जो नेशनल टीम है उसको लीड करें। अंडर 19 पे, अंडर 16 पर जाके कोई उस पर काम नहीं करता, क्योंकि फिर उसका नाम भी नहीं होता। द्रविड़ वहां से निकल कर आए। अब जहां तक मेरी इत्तला है, वीवीएस लक्ष्मण वहां पे शायद अंडर 19 के कोच हैं और वो फिर अपनी कोचिंग को भी निखारते हैं उस हवाले से। जी साजिद भाई।
देखिए सलमान, उनका सिस्टम से बहुत बेहतर है। उनकी फास्ट बॉलर की एकेडमी है, पूरा फास्ट बॉलर रिहब होके आता है। सिराज की बात करूं, शामी की बात करूं, घुमरा की बात करूं, जो अनफिट हो जाते हैं वो अपने रिहब के लिए चले जाते हैं। हमारे लड़का अनफिट हो जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 30 लाख रुपए से खर्च नहीं करता। नसीम शाह की मिसाल आपके सामने मौजूद है, उसको दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया जाता है। सुमरा आ जाते हैं, सोहेल आ जाते हैं, सिफारशी मेडिकल पैनल आ जाता है। तो ये तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। मगर क्रिकेटर साहब महबूब हो गए, वर्ल्ड क्लास बॉलर साहब महबूब हो गए, किसकी वजह से? लैकिंग डिसलैकिंग की वजह से हुए। तो कौन को शुरुआत हुआ? क्रिकेट बोर्ड को शुरुआत हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लैकिंग डिसलैकिंग है, प्लेयर पावर है। यहाँ पर चीज ये बताते चले, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन साहब, जिस तरह मार्केट में खबर है प्लेयर जो मौजूद है टीम के साथ, उनकी बात नहीं सुनती, ये नहीं सुनती। चले ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर एक पैच पे हैं, चलो मानने को तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या इस तरह खेलती है जिस तरह 4 साल बाद वर्ल्ड कप खेलने गई है, जो कारकर्दगी है? आप प्लेयर नहीं बनाते, फिर प्लेयर को आप सेट नहीं होने देते, फिर जिसको चाहते निकालते हैं, जिसको चाहते सिलेक्ट करते हैं। ये चीजें नहीं होना चाहिए। बात ठीक है, एनसीसी में लॉबी बन रही है, मोहम्मद वसीम आएगा तो क्या वो बेहतर काम करेगा? क्या मोहम्मद वसीम ने 2 साल में बेहतर काम किए? अगर मोहम्मद वसीम आता तो सकते मुश्ताक मुल्तान सुल्तान के हेड कोच आ जाएंगे, क्या मुश्ताक बॉलिंग कोच आ जाएंगे? और पाकिस्तान के अपने कोचेज जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये तो मैं आपको खबर भी कर दूं। और जहां तक शाहिद आफरीदी का जिक्र है ना, देखिए शाहिद आफरीदी की हर आदमी की अपनी राय है। शाहिद आफरीदी की ख्वाहिश बता रहा हूं, ख्वाहिश, हो सकता है मैं गलत हूं, उसकी भी ख्वाहिश है चेयरमैन बने। और ये यकीनी तौर पर जब बैठता है, बात करता है, वो पॉजिटिव बात करता है। अंदर की बात तो बंदा ही जानता है, जिससे जराए होते वही बताएगा ना कुछ। और जो मेरे कुलीग जो बात कर रहे हैं, उनकी भी राय, उनकी भी अपनी राय के बहुत एहतराम करता हूं, और उनकी भी अपने जराए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मगर ये ख्वाहिश है शाहिद आफरीदी की, मैं 200 पैटर्न करने को तैयार हूं। शाहिद आफरीदी हो सकता है ये ख्वाहिश उनकी पूरी हो जाए। ठीक है, चलें एजाज वसीम, ये बताइएगा, कल जाहिर सी बात है सुबह मैच शुरू होगा, उम्मीद करते हैं बारिश ना हो, लेकिन अभी कंडीशंस आज के जो हमने सेशंस देखे हैं उसके हिसाब से किस तरह की लग रही है? क्योंकि ये तो जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है, इसमें ये तो बैटिंग साइड प्रॉपर ऐसा लगता है कि कंडीशंस बैटिंग को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये बारिश अफेक्ट करेगी कंडीशंस को या पिच को? बिल्कुल सलमान, उसकी वजह यह है कि ओवरकास्ट कंडीशन, आज पूरा दिन भी ओवरकास्ट कंडीशन रही है। न्यूजीलैंड की जो ट्रेनिंग थी, उनकी वो ट्रेनिंग भी मुतासर हुई है। और दूसरी चीज ये है कि कल का जो वेदर है, क्योंकि आसमान पे बादल तो आज भी है, इस वक्त भी है। और दूसरा, पाकिस्तान के जो पेसर हैं, जो पाकिस्तान ने उस वक्त हम बात कर रहे थे कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में जाने का फैसला किया है, उसके पीछे एक रीजन यही भी है कि ओवरकास्ट कंडीशन में आपको पता है कि पेसर्स को मदद मिलती है। तो और ये भी है कि अगर हो सकता है कि बारिश ज्यादा हो जाए, ओवर रिड्यूस हो जाए, तो फिर कम ओवर्स के अंदर आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं वो अपने 4 ओवर के स्पेल करा के तो वो आप मैच जितवा सकते हैं। तो ये जो आप कंडीशन की बात करें, ओवरकास्ट कंडीशन है, लेकिन डिपेंड करता है सुबह के टाइम के सिचुएशन क्या बनती है। क्योंकि यहाँ आज भी मैं आपको बताऊं कि 50 से 70% बारिश के इम्कानात थे, लेकिन सिर्फ 15 मिनट का स्पेल हुआ। और बादलों से पूरा दिन यहाँ बेंगलोर का जो आसमान है वो बादलों से ढका रहा, लेकिन बारिश सिर्फ 15 मिनट की हुई है। तो अगर अबरार को अगर इन नहीं करना है, लेट सपोज अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 4 पेसर्स के साथ जाना है, तो आज अबरार ने काफी ज्यादा नेट पे बॉलिंग की है और उनकी बॉलिंग को काफी ज्यादा जज भी किया गया, देखा भी किया कि अच्छी बॉल कर रहे हैं, अच्छी स्विंग हो रही है उनकी बॉल। ये रेगुलर प्रैक्टिस है या मैच से पहले उन्हीं लोगों को प्रैक्टिस के लिए बुलाया जाता है जिनको शामिल करने के लिए सोच किया जा रहा होता है? सलमान, जो 18 लोग पाकिस्तान टीम के यहाँ पर इंडिया आए हुए हैं, तमाम प्रैक्टिस करते हैं और तमाम भरपूर प्रैक्टिस करते हैं। और जो रिजर्व के प्लेयर्स होते हैं वो और ज्यादा मेहनत करते हैं। क्योंकि उनको पास अगले दिन मैच डे होता ही नहीं है, अगले दिन उसके पास 10 ओवर है ही नहीं, ना इब्रार के पास ना जमान के पास। तो उन्होंने अपना कोटा जो पूरा करना होता है, अपने आप को फिट रखने के लिए वो प्रैक्टिस में और ज्यादा मेहनत करते हैं। वो बल्लेबाजों को एक्स्ट्रा ओवर करवाते हैं। देखिए, शाहीन ने कल 10 ओवर करवाने हैं, तो आज शाहीन अगर नेट्स के अंदर 2-3 ओवर कराएगा तो उसको कल 10 ओवर मिल रहे हैं। अगर इब्रार आज भी 2-3 ओवर कराएगा, कल उसको मैच नहीं मिल रहा, तो उसकी तो फिर प्रैक्टिस का इशू आ जाता है। तो ये अखज कर लेना कि जो रिजर्व प्लेयर है उन्होंने ज्यादा नेट्स के अंदर वक्त गुजारा है,
इब्रार कैसे पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर आ सकता है जब तक पीसीबी शादाब का फैसला नहीं टेक्निकल करता, कमेटी को लिखेगा नहीं। अभी तक लिखा ही नहीं है उनको, अभी तक मैंने सुना नहीं लिखा ना, अब अभी कह रहे हैं आईसीसी को भी राब्ता नहीं किया। लेकिन ऐसा हो सकता है कि सुबह कर लें ये सारी मामला, ऐसा हो सकता है? इट्स टू अर्ली। आप मुझे ये मार्जिन दीजिए, मैंने जो 9:30 बजे खबर दी है पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहा है, वैसा ही होगा। और अगर और आपकी खबर वैसे सच भी साबित हो जाती है, तो मैं इसी को लेके चलता हूं कि हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। लेकिन अब मैं जरा फखर जमान की बात कर दूं, ओवरकास्ट की आप कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर हमारा बॉल मूव होगा तो जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड के बॉलर्स के भी बॉल मूव होगा। फखर को प्रॉब्लम होती है, तो आज बैटिंग के हवाले से क्या आपने जज किया प्रैक्टिस के दौरान? सबसे ज्यादा आज जिस बंदे ने मेहनत की है वो थे हमारे कप्तान बाबर आजम साहब। अच्छा, क्योंकि वो मुसलसल स्पिनर्स के हाथों आउट होते चले आ रहे हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर। उनको हर टीम ने अब तक 6 मैचेस के अंदर बाबर को स्पिनर्स ने ही आउट किया है और कोई उनसे बड़ी इनिंग्स भी नहीं निकली है। तो बाबर ने बहुत ज्यादा आज नेट्स के अंदर मेहनत की है और अब्दुल्ला शफीक ने आज पावर हिटिंग प्रैक्टिस की है। अमूमन हम इफ्तिखार से इस तरह की प्रैक्टिस देख रहे होते हैं, क्योंकि बाकी खिलाड़ी नेट्स के अंदर बैटिंग बॉलिंग की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो इफ्तिखार साइड पे पावर हिटिंग कर रहे होते हैं ओपन ग्राउंड के अंदर जो टीम के ट्रेनर्स हैं उनके हमरा। तो आज अब्दुल्ला को हमने पावर हिटिंग करते हुए देखा है। सो क्योंकि ये जो ग्राउंड है, एक साइड पे 59 की बाउंड्री है, एक साइड के ऊपर 58 की है और सामने जो बनती है वो 61 बनती है। तो ये कदरे कम साइज वाला ग्राउंड है और यहाँ पे जो छक्का लगता है वो सीधा स्टैंड्स में जा गिरता है। ऑस्ट्रेलिया के जो मैच था वो तो बिल्कुल डिफरेंट था। आपको क्या लगता है कल के मैच में प्रोजेक्टेड स्कोर अगर आप एक अंदाजा लगाएं तो क्या हो सकता है, कितना होना चाहिए, या एक टफ स्कोर चेस करने के लिए? देखिए दोनों टीमें यहाँ 300 प्लस रन पे जाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि दोनों टीमों को अपना रन रेट बेहतर करना है और दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की अपॉर्चुनिटी है ये वाला मैच। क्योंकि जहां आज जो भी जीत गया कल जो भी जीत गया उसने सेमीफाइनल खेल लेना है, इसमें दो राय है ही नहीं। क्योंकि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर पाकिस्तान का एतमाद इतना आगे चला जाएगा कि पाकिस्तान इंग्लैंड को भी हरा देगा, और फिर हमारे पास रन रेट को मैनेज करने के लिए भी टाइम होगा, हमारे पास कैलकुलेशन होगी। अच्छा नादरा, ये बताइएगा, एक तो अच्छा डिसीजन 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना, आपको क्या लगता है कल पाकिस्तान की तरफ से कौन बड़ी इनिंग खेल सकता है? बाबर आजम ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, उनसे 50 की उम्मीद नहीं है, उनसे 100 की उम्मीद है और वो भी 120 की स्ट्राइक रेट पे। देखिए मुझे जैसे लोगों का एक मानना है कि फखर जमान इन्फॉर्म्ड हैं और वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वही करेंगे, तो वही क्यों करेंगे भाई, बाकी लोग क्यों गए? पूरे एक टीम वर्क है ना ये। जिस तरह से मैंने दोपहर को एक मिसाल दी थी प्रोग्राम में कि जिस तरह जुनूबी अफ्रीका ने खेला, साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ने खेला, उनमें जो भी बैट्समैन आ रहा है आखिर तक कोई ना कोई हिटें लगा रहा है, खेल रहे हैं, ये कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए। क्योंकि अब आपके पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, आपको अपना रन रेट भी अच्छा करना है, आपको आगे भी जाना है और आपको उन तमाम क्रिटिक्स का भी सामना करना पड़ रहा है जो कि आपके साथ शुरू दिन से हो रही है। तो मुझे लगता है बाबर आजम जो कि बिल्कुल ऑफ कलर है, कल बाबर आजम से मुझे बहुत ज्यादा होप्स हैं कि बाबर आजम कल अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब होंगे, उनका साथ भी देंगे। रिजवान है, डेफिनेटली ये दो जो हैं कल बहुत बेहतर खेलेंगे। अच्छा, पाकिस्तान जब पहले बैटिंग करता है तो क्रिटिक्स कहते हैं कि हमें बाद में बैटिंग करनी चाहिए थी, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो हम कहते हैं कि जनाब पहले आपको सामने वाले को बॉलिंग करवानी चाहिए थी। ये सारे मामला चलते रहते हैं। हमें क्या, अब जब हमें डू एंड डाई मैच पे जाना है तो कहते हैं कि जनाब रन्स ऑन द बोर्ड, आपके पास रन्स हो बोर्ड पे तो आप उसको फिर अटैक कर सकते हैं। हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखा, पाकिस्तान ने बड़ा शानदार। आपको भी लगता है कि ये स्ट्रेटेजी पे जाना चाहिए, रन्स ऑन द बोर्ड, आप 300 रन कर लें और उसके बाद कोशिश करें कि आप न्यूजीलैंड को 200 सवा 200 पे आउट करें? स्ट्रेंथ का पता है ना, हमें पता है कि हम नहीं कर सकते। उस लिहाज से जो कैप्टन होता है ऑन फील्ड वही सही डिसीजन लेता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि वो कैप्टन की सवाबदीद पे है कि आए वो क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन जिस तरह बाबर डॉट्स खेल रहे हैं और बहुत ज्यादा इन्होंने मिडन ओवर्स भी दिए हैं, बहुत ज्यादा डॉट बॉलिंग खेली है, वो नहीं खेलना है इनको। ये अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो मेरे ख्याल से निकालना मुश्किल नहीं है। लेकिन आप सिंगल डबल करके हर बॉल को यानी कि इम्प्लीमेंट करें, ये नहीं है कि आप इसको डॉट खेल दें। अगर आप बॉल टू बॉल खेलते रहे तो मेरे ख्याल से 300 प्लस आराम से डॉट खेलने से फिर सामने वाले प्लेयर पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। बाबर के साथ कोई भी प्लेयर खड़ा होता है, चाहे वो रिजवान खड़ा हो, चाहे वो सऊद शकील खड़ा हो, फिर उन पर प्रेशर आता है, वो फिर आगे निकल के हिट करने की कोशिश करते हैं और फिर उनकी विकेट कॉस्ट हो जाती है। यही भी हमने देखा ना।
देखिए प्रेशर हमेशा ओपनर के बाद आता है। जब ओपनिंग आपका स्लॉट सही नहीं काम करेगा तो फिर बीच में जो मिडिल ऑर्डर वाले हैं उनके ऊपर डेफिनेटली एक प्रेशर आ जाता है। लेकिन चूंकि हमारे मिडिल ऑर्डर में 4 बहुत बेहतरीन है, जिसमें रिजवान भी हैं, बाबर हैं, इफ्तिखार हैं और सऊद शकील हैं। सऊद शकील को आपने काफी पीछे भेजा हुआ है। अगर सऊद को थोड़ा सा आप आगे लेकर आए तो सऊद बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जो कि हम उनका देखते रहे यहाँ पर। सऊद शकील की आगे जगह कहाँ बनेगी? बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है। रिजवान के बाद ही बनेगी ना जगह। सॉरी, रिजवान के बाद ही सऊद शकील की जगह बनेगी ना, उससे ऊपर कैसे लेकर आ सकते हैं? नहीं, आप रिजवान के बाद ही रिजवान को आप ऊपर ले जाइए। आप 5वें पे रिजवान को ले आइए, चौथे पे सऊद को ले आइए, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन वो करना ही नहीं चाहते। बात ये है कि हमारे यहाँ जो कंसिस्टेंसी के साथ एक ही प्लेयर परफॉर्म कर रहा है वो रिजवान है और वो चौथे नंबर पर कर रहा है। आपको लग रहा है कि उनकी पोजीशन चेंज करके ये बड़ा रिस्क नहीं होगा? हमारे तमाम तजुर्बे जो है ना, ये शुरू में होने चाहिए थे जब आप छोटी टीमों के खिलाफ भी खेल रहे थे। लेकिन अब तजुर्बों का टाइम नहीं है। अब जिस तरह से चल रही है टीम, मेरे ख्याल से इसी के साथ उतरना चाहिए, उसी बैटिंग ऑर्डर के साथ उतरना चाहिए और फिर उसमें बेस्ट देना चाहिए। अब ये वो वाली चीज नहीं है, ऐसा होता तो वैसा होता, वो सब बातें खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा इंशाल्लाह पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड को शिकस्त देगा, अच्छे मार्जिन से शिकस्त देगा, ग्रेसफुली शिकस्त देगा। जाहिर सी बात हम क्लोज मैच की तरफ नहीं जा सकते, हमें अपना रन रेट बेहतर करना है। थैंक यू सो मच। साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे, नादरा मुश्ताक मौजूद थी और रिजाज वसीम बाकरी, आप तीनों शख्सियत हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों, पाकिस्तानी क्रिकेट दुआओं पर चलती है, उम्मीदों पर चलती है, और जब ये सिचुएशन आती है ना, डू एंड डाई वाली सिचुएशन, तब पाकिस्तान बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। पूरी कौम की दुआएं, हम सब की दुआएं पाकिस्तानी टीम के साथ हैं कि कल वो ना सिर्फ न्यूजीलैंड को शिकस्त देंगे बल्कि अच्छे मार्जिन से शिकस्त देंगे, और जिसने भी मैच जीता वो सेमीफाइनल के लिए यकीनी तौर पर क्वालिफाई कर जाएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।